नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी चैनल पर। और जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में कुछ बेसिक डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे फिजिक्स के, और आज हम लोग फिर से उसी के आगे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग विस्थापन तक पढ़े हुए थे और हमने आपसे ये भी कहा था कि आप न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा। विस्थापन पूरा हमने बेसिक बता दिया था, कॉन्सेप्ट बता दिए थे, अब आपका काम था कि उसको पे आप न्यूमेरिकल लगाना। आज उसी के आगे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर देते हैं कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो पहले इसके बारे में समझ लेना। देखो, आपको हमने इसके पहली वाली क्लास में आपको हमने दूरी और विस्थापन के बारे में बेसिक चीज़ें आपको कुछ बताई थी। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा था कि कभी भी फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आ जाए दूरी के लिए, तो रेलवे में खास करके पूछा जाता है कि अगर दूरी निकालना हो तो हमेशा हमने कहा था कि इसमें मार्ग की जो लंबाई होती है वो हमेशा निकाल लो, आपको दूरी मिल जाएगी। विस्थापन में हमने आपको बताया था कि विस्थापन के लिए हमेशा न्यूनतम दूरी निकाली जाती है, और न्यूनतम दूरी अगर आप निकाल लिए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल के स्वरूप आपको बताए थे कि जैसे यहाँ पर आपका एक कोई व्यक्ति है ए, और ये चल करके किसी बी बिंदु पर पहुँचता है, ठीक। तो अगर आपसे कहें कि ए से और बी तक की पूरी दूरी क्या होती है, तो हमने बताया कि मार्ग की आप यही लंबाई अगर आपको पता हो जाए तो ये आपको क्या कहलाएगी, दूरी। लेकिन विस्थापन के लिए आपको हमने बताया था कि आपको दो बिंदुओं का सबसे न्यूनतम डिस्टेंस लेना है। जैसे अगर हम लोग बात करें ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए से बी तक आप देखोगे कि एक सीधी रेखा, अगर हम लोग एक सीधी रेखा खींच दें तो ये जो आपका सीधी रेखा की लंबाई होगी यही आपका विस्थापन कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया विस्थापन, और यही विस्थापन आपका दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी भी है। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो विस्थापन में ये भी देखते हैं, आपको बताए भी थे कि कभी भी ये जरूर याद रखना, पूछा भी गया है, इस पर एक प्रश्न पूछा है रेलवे में कि जो दूरी होगी वो दूरी हमेशा ज़्यादा होगी किसके, विस्थापन के। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी, और दूरी जो होगी वो विस्थापन के बराबर तो हो सकती है, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है और दूरी विस्थापन से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन याद रखे रहना कभी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकती। विस्थापन हमेशा कम। अब खुद सोच लो आप कि ए से अगर कोई व्यक्ति बी पर जा रहा है तो अलग अलग रास्तों से हो करके जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे दूरी जाहिर सी बात ही ज़्यादा रहेगी हमेशा, किससे, विस्थापन से। लेकिन कभी भी आप ये ना सोच लेना कि दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी विस्थापन ज़्यादा नहीं हो सकता है आपकी दूरी से। तो इतना पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखे रहना, पिछली क्लास में भी बताए हैं, और जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे होंगे वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद से फिर इस टॉपिक को आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। अब एक पॉइंट और बता दें, थोड़ा सा डिफरेंस बता दें, तब फिर आगे हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो देखो, दूरी में हमने आपको बताया था कि दूरी एक आपकी अदिश राशि होती है जिसमें हमें किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दूरी का मात्रक की, तो मात्रक इसका होता है मीटर। और अगर दूरी की हम लोग बात करें तो दूरी हमेशा याद रखे रहना कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये भी बात आपको बता चुके हैं। इसके बाद ध्यान में रखे रहना कि जो आपकी दूरी है इसमें हमेशा हमें क्या निकालना होता है, मार्ग की लंबाई, ठीक। मार्ग की लंबाई निकाल ले जाओ तो समझ जाओ दूरी आ गया। विस्थापन में बात करें तो विस्थापन क्यों आया फिजिक्स में, तो ध्यान रखे रहिएगा, दूरी के साथ में दिशा बताने के लिए जो राशि आती है उसी का नाम विस्थापन है। तो विस्थापन एक कैसी राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि हमको यहाँ से दिशा भी ज्ञान मिलेगा, दिशा का ज्ञान देता है हमको विस्थापन। दूसरा पॉइंट, इसका मात्रक वही है जो दूरी का मात्रक होता है, मीटर। और विस्थापन की सबसे बड़ी विशेषता कि विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। ध्यान रखे रहना, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्लियर। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो जो विस्थापन होता है, यहाँ तो मार्ग की लंबाई निकाल के हम लोग दूरी निकालते थे, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम दूरी निकालकर हम विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो ये थोड़ा सा आपका बेसिक पॉइंट है, इसको समझिएगा कि आखिर में जो आपका विस्थापन है दूरी है, इसमें अंतर क्या है। एक सिंपल सी परिभाषा ध्यान में रखे रहना कि विस्थापन का मतलब होता है कि दूरी के साथ में दिशा का ज्ञान, ठीक। और हमेशा विस्थापन निकालने के लिए हमेशा दो बिंदुओं का न्यूनतम दूरी निकाल लेना, आपका विस्थापन निकल जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ है विस्थापन से संबंधित, डिस्प्लेसमेंट से संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का
एक प्रश्न जो आपके पेपरों में पूछा जाता है उसको थोड़ा सा देख लेना। एक एंगल करके आपका प्रश्न बनता है कि कोई सर्किल में कोई व्यक्ति अगर घूम रहा है किसी थीटा एंगल पर तो उससे संबंधित डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझना। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, इसको आप समझिएगा। जैसे मान लो ये आपका कोई सर्किल है, एक व्यक्ति है जो आपका ए बिंदु पर है, और अगर इसकी रेडियस आपको आर दिया हुआ है, त्रिज्या आर है, इसके बीच का एंगल आपका थीटा है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि एक व्यक्ति ए बिंदु से और बी बिंदु पर आता है, क्लियर, तो ए बिंदु से अगर बी बिंदु पर आता है तो यहाँ पे आपको विस्थापन पूछा जा सकता है और बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। अभी बना नहीं है रेलवे में, लेकिन आने लायक है, ध्यान से समझना। ये जो आपका यहाँ पर हम लोग दूरी की बात करें कि दूरी क्या होगा और आपका विस्थापन क्या होगा, तो ध्यान में रखे रहना कि जो आपकी दूरी होगी तो आप लोग इसमें थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा। मैथ की जानकारी थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो जो बता रहे हो उस तरीके को आप अपनाओ। ए से हमें जाना है कहाँ पे, बी पे। तो अगर ए से हमको बी पे जाना है तो अगर आपसे पूछे इसे क्या कहोगे, तो ये वृत्त का आर्क होता है। और ये जो आपका वृत्त का आर्क है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। और अगर इसकी हम लोग लंबाई ले लें, मान लो इसका एल है, क्लियर, अगर ये आर्क आपका क्या है, एल है, और एंगल आपका थीटा है, तो ध्यान रखे रहना इसी को हम लोग हिंदी में चाप भी बोलते हैं, चाहे आर्क बोल लो चाहे चाप बोल लो। और इसकी लंबाई कितना दे रखा है आपका, एल मीटर। अब त्रिज्या आपकी दे रखी है थीटा आर, और एंगल है आपका कितना, थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, ध्यान रखना कि चाप बराबर क्या होता है आपका, या आर बराबर क्या होता है आपका। तो इसमें ध्यान रखे रहना कि जो आपका थीटा होता है और जो आपका आर होता है इसी का गुणनफल होता है। मतलब कि त्रिज्या गुणे कोण, त्रिज्या गुणे कोण, क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे आपको यल दे रखा है, यल कितना है, एल आपका आर्क दे रखा है, त्रिज्या आपकी आर दे रखी है और एंगल आपका थीटा दे रखा है। तो यल बराबर आपका आ गया आर थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर इसका आर्क हमने निकाल लिया है और यही आपकी क्या है दूरी, ए से कहाँ चला है, बी, हमने क्या कहा था, मार्ग की लंबाई, तो यही तो है इसकी मार्ग की लंबाई। और इसकी जो ये मार्ग की लंबाई दे रखी है आपकी, वही आपका यहाँ आर्क है। तो दूरी तो बहुत आसानी निकल जाएगा, किस फार्मूले से, एल बराबर आर थीटा से। तो आर का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा आपके प्रश्न में, थीटा का मान कुछ दिया रहेगा, आप रख करके आप आसानी से निकाल सकते हो, क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ समझना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें हम लोग तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि ये जो आपका थीटा दे रखा है इसको कैसे निकालो। डिस्प्लेसमेंट क्या बोले थे बेटा, न्यूनतम दूरी, कैसी दूरी, न्यूनतम। और न्यूनतम जो आपकी दूरी होती है वो कैसे निकाली जाती है, शुरुआत और अंतिम बिंदु का, शुरुआत प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही आपका विस्थापन होगा। अब इसको थोड़ा सा ट्रायंगल बना लो, अगर ये त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या आर ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं तो ये आर और ये होगी आपकी विस्थापन। अब ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2r स्क्वायर, ये हो गया r रूट 2, क्लियर। तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा, तो ये आपका आ गया r अंडर रूट 2, क्लियर। तो अब इस पर हम लोग लगाते हैं प्रश्न। लेकिन अब एक और टाइप पूछा जाता है आपके पेपरों में, थोड़ा सा इसको भी समझिएगा, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान रखना कि इसी टाइप के हम लोग एक दो प्रश्न लगाएंगे और आपको बताना भी है कि इसका क्या आएगा उत्तर। अब देखो, जैसे पहला प्रश्न आपको दे रखा है, ये आपका त्रिज्या है, मान लो 5 मीटर की आपको त्रिज्या दे रखी है, ठीक। और ये आपका केंद्र से इसका कोण है 90 डिग्री का, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक। अब आपको दो चीज़ें दे रखी है। अब आपसे पूछा जाएगा सीधा कि आप बताओ कि ए बिंदु से प्रारंभ किया है और बी बिंदु पर जा रहा है, तो आपको यहाँ बताना है लेंथ, ठीक। ए से बी तक कितनी दूरी तय करेगा और ए से बी तक कितना विस्थापन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दूरी निकालना है, तो हमने आपको बता रखा है
कि ऐसे जब सर्किल का कोई पढ़ना है तो उसमें आप क्या करो, सीधा आपको हमने बताया है, एक फार्मूला बताए थे, चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण। ठीक, ये आपका बोलते हैं, इसको हम लोग आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल। क्लियर। अब यहां से आप निकाल सकते हो, देखो हमको यही चाहिए, ए से बी तक गया तो ये मार्ग की क्या है, लंबाई है, और ये मार्ग की जो लंबाई होती है यही दूरी होती है। तो अगर हम कहें कि मार्ग की लंबाई माने ए से बी की लंबाई, और ए से बी की लंबाई ही आपका क्या कहलाएगी, यही लंबाई आपकी है, आपका चाप भी है। और आपको हमने फार्मूला बता रखा है कि त्रिज्या गुणे कोण। तो त्रिज्या कितना दे रखा है बच्चों, तो त्रिज्या है आपका 5 मीटर, ठीक, और कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो यहाँ आप लिख सकते हो सीधे कि त्रिज्या गुणे कोण। तो यहाँ पे त्रिज्या आपका जो होगा वो 5 मीटर है, और एंगल जो दे रखा है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/2। तो ये हो गया आपका 5π/2। अगर त्रिज्या मीटर में है तो ये भी आप मीटर में लिख लो, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। लेकिन अगर विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूरी तो हर कोई निकाल ले जाएगा आर्क वाले फार्मूले से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं, इसको आप ज़रूर याद रखे रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। 2r sin θ/2। इससे अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको r पता है, थीटा पता है, वैल्यू रखिए और आप उत्तर ले आइए। तो यहाँ पर ध्यान में रखे रहना, 2r लिखा है, r कितना है हमारा 5, साइन थीटा का मान 90 है तो 90/2, इसको हल करोगे ये 45 आ जाएगा, 2 गुणे 5, साइन 45 का मान आप लोगों को याद होगा 1/√2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 10/√2। क्लियर, ये आपका आ गया मीटर में। तो विस्थापन के लिए ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कभी भी सर्किल में घूमे और किसी एंगल से अगर आपको निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा कि ये फार्मूला आपके बहुत काम आएंगे, जिसमें त्रिज्या रहेगा, एंगल रहेगा। अब इस पर कुछ हम लोग पढ़ना और हल कर लेते हैं ताकि ये फार्मूला आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, अब कोई भी एंगल पे दे सकता है, जैसे हम यहाँ कई सारे पढ़ ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ये 3 पढ़ना है और तीनों को आपको बताना है। ठीक, अब देखो, मान लो ये आपका है, ठीक, एक दूसरा प्रश्न ये है आपका, एक तीसरा प्रश्न आपका ये है, ये। तो यहाँ पर आप समझना थोड़ा सा, और ख़ास करके 2 एंगल जरूर याद रखे रहिएगा। मान लो ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, ठीक, और ये आपका मान लो 90 डिग्री दे रखा है, जो अभी हमने हल करवाया, एक आसान सा है। और ये मान लो आपका 30 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे आपके 2 प्रश्न दे रखे हैं, इसको आप सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये भी ए है, ये भी है, ये और ये बी। याद रखें ना, इसका त्रिज्या हम दे रहे हैं आपको 5 मीटर, ये भी त्रिज्या है आपका 5 मीटर, और ये भी त्रिज्या है आपका 5 मीटर का। ठीक, अब सुनो, इसको अगर लगाना है तो कैसे लगाओगे, आपको 2 चीज़ पूछा है, तीनों फिगर में आपको बताना है। एक प्रैक्टिस के लिए आपको हमने दे रखा है, इसको आप लगाइएगा ज़रूर। कैसे लगाओगे, दूरी के लिए हमने बता रखा है आपको, ए से जाएगा कहाँ पे, बी पे, ए से बी पर अगर जा रहा है तो फार्मूला आपको हमने अभी बताया, चाप निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा लंबाई। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें देख लेना, सबसे पहला आपका है दूरी। दूरी बराबर अभी हमने कहा था कि मार्ग की लंबाई, ए से बी के लिए जा रहा है तो मार्ग की लंबाई कैसे निकालोगे, हमने कहा था आर्क निकाल लो।
तो चाप बराबर आपको हमने बता रखा है त्रिज्या गुणे कोण। अब इसमें आपको त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या कितनी है 5 मीटर, और एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री को आप कोशिश करना पाई में बदल लेना। तो अगर इसको हम लोग चाहो तो ऐसे लिख लो, और नहीं तो सीधे आप इसको बदल सकते हो। तो 6 पंचे 300, ये आ गया आपका। अगर आपसे हम कहें विस्थापन निकालो, तो विस्थापन अगर निकालोगे तो विस्थापन के लिए फार्मूला बताए थे 2r sin θ/2। अब देखो 2r 2 × 5 साइन आपका 60/2, तो ये आ गया 30। और साइन 30 का मान आपको पता है 2 × 5 साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपका, तो साइन 30 1/2। तो ये आपका 2 से 2 गया, कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 5 मीटर। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न आप लगा सकते हो। तो ये जो आपका प्रश्न है, अब सेम ऐसे यहाँ भी करना है आपको। दूसरे वाले में देख लेना, ये तो पहले का था आपका, तो पहले में आप समझ पाए कि कैसे ये आपका आया हुआ है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया रहेगा इसको भी समझिएगा। इसमें भी सेम है भाई, दूरी ये तो अभी लगाए ही थे पिछले एक प्रश्न में, इसको हम लोग सॉल्व किए थे। तो इसको देख लेना, ए से बी वही सेम, चाप निकाल लो। इसका क्या है त्रिज्या, त्रिज्या गुणे कोण। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 मीटर, कोण कितना है 90। क्लियर। तो π/2 रख के इसको सॉल्व कर लेना। अब विस्थापन की अगर हम लोग बात करें, विस्थापन, तो विस्थापन में याद रखे रहना क्या 2r sin θ/2, वही सेम फार्मूला। 2r का वैल्यू 5, sin थीटा sin 90 आपका दे रखा है यहाँ पे, /2 कैंसिल करोगे 45 आ जाएगा, और sin 45 का वैल्यू अभी भी बताए थे 1/√2। क्लियर। तो ये आ गया आपका 10/√2। क्लियर। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ सेम वैसे ही लगेगा, बस यहाँ जहाँ थीटा की जगह पे हमने 90 रखा है, वही थीटा की जगह आप 30 रख दोगे, और /2 करोगे तो sin 15 आ जाएगा। तो sin 15 का मान अगर आया प्रश्न में, तो हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में sin 15 का मान दिया रहे, और नहीं दिया तो इसको आपको लगाना है, याद भी रखना है। वैसे आएगा नहीं, ज़्यादातर आपके 60 और 90 ये दो एंगल आपको ज़्यादातर मिलेगा प्रश्नों में। तो चलिए फिर अगले हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो इसको यहीं पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक हम लोगों का है, हम लोग दूरी पढ़े और विस्थापन पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे चाल और वेग। किसे चाल कहेंगे, किसे हम लोग वेग कहेंगे। क्लियर। तो अब थोड़ा सा इसको आप इसको लगाना। अब आइए देखते हैं कि हम लोग आखिर में चाल क्या है और वेग क्या है। इसके पहले हम लोग पढ़े कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। क्लियर। अब देखो, तो सबसे पहले तो चाल और वेग, ध्यान रखना इसके पहले हम लोग पढ़े थे दूरी और विस्थापन। जो दूरी है आपका, उसी दूरी और विस्थापन से आपका वेग आ जाएगा बच्चों। जैसे देखो ये दूरी हो गया, ये आपका वेग विस्थापन है। क्लियर। ये दूरी है और ये आपका विस्थापन। दूरी में हमेशा याद रखना, दूरी के नीचे समेत भाग कर दो, विस्थापन के नीचे समेत भाग कर दो। ये जो आपका पूरी राशि है ये चाल है, और ये जो पूरी राशि है ये आपका वेग है। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा समझना कि डिफिनीशन देखो कैसे याद करोगे। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, चाल है। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन क्या है, तो वेग है। अब इसको लिखाएंगे नहीं, आप नोट कर लेना। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन वेग कहलाएगा। ठीक। आपको हमने बताया है कि दूरी कैसी राशि है, तो दूरी अदिश राशि है। ठीक। और वेग कैसी, विस्थापन कैसी है, तो सदिश राशि है। तो याद क्या रखना है आपको कि जो दूरी है वो अदिश है, तो चाल भी कैसी होगी, अदिश होगी। ठीक। अगर विस्थापन सदिश है तो वेग कैसा होगा, तो वेग भी सदिश राशि होगी। क्लियर। अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा आपका दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, तो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। वेग का अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक अगर आप देखोगे तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर लिखे थे, और समय का मात्रक तो सेकंड होता ही है, तो मीटर प्रति सेकंड। मात्रक दोनों का सेम है, यूनिट दोनों का सेम है, लेकिन एक अंतर है, वो ये है
कि वेग जो है वो आपको दिशा भी बता रहा है और चाल आपको दिशा नहीं बता रहा। अब एक थोड़ा सा परिभाषा के साथ साथ में इस इक्वेशन को थोड़ा समझो। अगर हम बात करें कहीं पर वेग की, तो वेग बराबर आपका आएगा चाल प्लस दिशा। ये आपको हमने दूरी में भी बताया था, ध्यान रखना, ये बहुत काम का है, ध्यान रख से समझिएगा। अगर दिशा है, चाल के साथ में अगर दिशा आ गया तो यहाँ वेग आएगा। मतलब चाल के साथ में दिशा बताने वाली राशि को ही हम लोग बोलते हैं वेग। अगर यहाँ से दिशा गायब तो यहाँ से वेग गायब। चाल के साथ में अगर दिशा जैसे आया तैसे एक नई राशि फिजिक्स में आई जिसका नाम है वेग या वेलोसिटी। क्लियर? तो वेग और चाल में जो आपका बेसिक था वो हमने आपको बताया। यहाँ थोड़ा समझने लायक बात यह है, थोड़ा सा कभी कभी आपके रेलवे में आ जाता है राशियों से संबंधित, तो भी पढ़ते रहो। जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका हम बताते चल रहे हैं, लेकिन पूरा एक आपका सदिश और अदिश का पूरा एक चैप्टर है, उसको अलग से हम पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग एक अगले नए टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है एक्सीलरेशन या त्वरण। देखिए त्वरण किसे कहोगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये रेलवे में तो बहुत पूछा गया है। अब देखिए त्वरण किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। क्या है इसका डिफिनीशन? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर? ये जो आपका वेग परिवर्तन की दर लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये एक चीज समझने लायक है। एक लिखा है वेग परिवर्तन और एक शब्द लिखा है दर। कभी भी डिफिनीशन में दर शब्द आ जाए, रेट शब्द आ जाए, तो हमेशा समझ जाना वो समय को इंगित करता है। और यहाँ पे लिखा है वेग परिवर्तन की दर, मतलब कि वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन किसके साथ? समय के साथ। दर शब्द हमेशा बताता है समय को, और कहीं पर भी पूरे फिजिक्स में कहीं भी रेट शब्द आपको या दर शब्द दिखाई दे तो समझ जाना समय के साथ ही परिवर्तन है। क्लियर? जैसे अगर आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे संवेग परिवर्तन की दर, मतलब संवेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन किसके साथ? समय के साथ। अगर हम कहें कार्य करने की दर, तो कार्य तो हो रहा है लेकिन किसके साथ? समय के साथ। तो समय के साथ जब किसी चीज़ को बताया जाता है तो हमेशा दर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर समझना कि आखिर में जो वेग परिवर्तन है, समझिएगा, वेग परिवर्तन किसे कहेंगे पहले ये समझो। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, परिवर्तन शब्द या तो बढ़ने को बताया जाता है या तो घटने को बताया जाता है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो परिवर्तन, या कोई चीज़ घट रही है तो परिवर्तन। तो परिवर्तन तो ये तरीके से होता है, घटना या बढ़ना। अगर बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है तो परिवर्तन, घट रहा है तो परिवर्तन। बात समझ में? अब इसमें घटता, घटे, फिर बढ़े, फिर घटे, फिर बढ़े तो भी परिवर्तन है, लेकिन हो क्या रहा है? यही दो काम हो रहा है, बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। तो परिवर्तन कभी भी आ जाए कि वेग परिवर्तन क्या है, तो या तो वेग बढ़ता जाए या तो वेग घटता जाए। अब ये जो वेग बढ़ता जा रहा है और घटता जा रहा है, इसी को हम वेग परिवर्तन बोलते हैं। त्वरण में यही चीज़ आपको समझना है। और किसके साथ ये काम हो रहा है? समय के साथ। जैसे एक प्रश्न सुनना कि घर से अगर आप बाइक लेकर के निकले, तो अपने घर से जब निकलोगे तो आपके बाइक का जो वेग होगा वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, और जब हाईवे पर आप पहुँचोगे, मान लो यहाँ से आपका हाईवे शुरू हो गया, और जैसे आप हाईवे पहुँचे तो आपका वेग पहले तो बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते आप हाईवे पहुँचे। हाईवे पे कुछ देर तो आपकी स्पीड वेग बढ़ाते जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक निश्चित वेग से आप क्या करोगे? आगे बढ़ते जाओगे। अब यहाँ पे आपका वेग क्या हो जाएगा? एक नियत हो जाएगा। नियत का मतलब है कि वो बदलेगा अब नहीं। तो ध्यान रखना, जब घर से आप निकले तो जहाँ तक आपका वेग बढ़ रहा था वहाँ तक आपका त्वरण काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप हाईवे पहुँचे और आप एक निश्चित वेग से आप जा रहे हो, जैसे हम कहते हैं 60 मीटर प्रति सेकंड, या चलो 60 मीटर पर सेकंड, मान लो इसी वेग से आप कंटिन्यू जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन नहीं है तो याद रखे रहना, त्वरण वहाँ कार्य नहीं करेगा।
अब यहाँ से जब आप घर से बाइक से निकले तो आप देखोगे कि समय भी बढ़ता जा रहा है। अगर 8 बजे मान लो घर से निकले सुबह, तो यहाँ पे आप 8:08, फिर 9, फिर 9:02, 9:03 ऐसे बढ़ते हुए आप जाओगे, मतलब समय भी आपका बढ़ रहा है और समय के साथ आपका वेग भी बढ़ता जा रहा है और वेग बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक समय के बाद आपने देखा क्या कि उसका जो त्वरण था, उसका जो वेग था वो नियत हो गया। समय बढ़ रहा है लेकिन वेग क्या है, वो फिक्स हो चुका है। अब उसका वेग बढ़ नहीं रहा है लेकिन समय बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वेग बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब वेग नियत हो गया, और नियत हो गया तो यहाँ पे आपका त्वरण कार्य नहीं करेगा। तो इतना पॉइंट समझे रहना कि वेग में जब परिवर्तन होगा किसके साथ होगा, समय के साथ। अगर समय के साथ परिवर्तन है तो ये ध्यान में रखे रहना कि आपका वहाँ पर त्वरण जरूर आएगा। और अगर वेग नियत हो गया तो त्वरण वहाँ कार्य नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखे रहना। और वेग परिवर्तन का मतलब बता दिया आपको, या तो वेग बढ़ता जाए या तो वेग घटता जाए। अब थोड़ा सा और समझो। अब तो त्वरण क्या मांगता है, त्वरण कहता है कि वेग में परिवर्तन लाओ तो हम आ जाएंगे। किसके साथ परिवर्तन लाओ, समय के साथ परिवर्तन लाओ तो हम आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका मात्रक वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक। और याद रखे रहना, त्वरण को ए से लिखते हैं और इसको डेल्टा बी से, इसको टी से। तो क्या ध्यान रखना है, कभी भी परिवर्तन फिजिक्स में दिखाना होता है तो एक संकेत का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा जो आपका होता है ये हमेशा परिवर्तन के लिए लगाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखे रहना। और परिवर्तन कैसे निकलता है ये याद रखे रहिएगा, हमेशा अंतिम से प्रारंभिक जब आप घटा दोगे तो हमेशा आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे डेल्टा बी लिखा है तो इसका मतलब है समझ आना कि B2 माइनस B1 की बात कर रहा है। कहीं डेल्टा टी लिखा है तो समझ आना T2 माइनस T1 की बात कर रहा है। कहीं डेल्टा यस लिखा है तो समझ आना S2 माइनस S1 है। ये बताना ना पड़े बार बार, ये हमेशा अपने कॉमन सेंस के अनुसार ये आप ध्यान रखे रहना। तो ये आ गया आपका त्वरण। अब इसका अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक लिख लेना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो बच्चों आज इतना हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।